नमस्कार। अगस्ती संहिता वाचन इस उपक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 6 प्रमेह चिकित्सितम व्याख्यास्यामः। इसमें हमारे 4 श्लोक पूरे हुए थे। 5th और 6th ये जो श्लोक था यानी कि संप्राप्ति का जो श्लोक था वो भी हमने कल पढ़ा था, लेकिन हमारी संप्राप्ति देखनी अभी बाकी है। तो आज हम ये जो संप्राप्ति यहाँ पर बताई है उसके बारे में कुछ देखते हैं। लेकिन संप्राप्ति चिकित्सा स्थान में देखने से पहले हम फिर से एक बार निदान स्थान में जो संप्राप्ति दी हुई है, क्योंकि वो बहुत ही विस्तार पूर्वक आई है और हमें प्रमेह की संप्राप्ति या हर एक व्याधि की संप्राप्ति एक्चुअली कैसे होती है ये पता होना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए हम पहले निदान स्थान में जो संप्राप्ति बताई है उसके बारे में देख रहे हैं। तो चरक निदान स्थान अध्याय 4 प्रमेह निदानम, और उसमें श्लोक है श्लोक नंबर 8। त्रयाणाम एषां निदानादि विशेषाणां सन्निपाते क्षिप्रम श्लेष्मा प्रकोपम आपद्यते। तो अभी यहाँ पर त्रयाणाम एषां निदानादि विशेषाणां सन्निपाते, तो ये सन्निपात किसका है? तो निदानादि विशेष। ये निदानादि विशेष कौन कौन से हैं ये भी कल हमने देखा था जब हमने विकार विघात भाव और अभाव इनके बारे में देखा था। तो ये 3 कौन कौन से विशेष है? तो निदान, दोष, दुष्य। तो ये जो 3 हैं इनके सन्निपात से क्षिप्रम श्लेष्मा प्रकोपम आपद्यते। तो ये इनका अगर सन्निपात हो जाता है, इनके सन्निपात की वजह से श्लेष्मा का प्रकोप तुरंत हो जाता है, क्षिप्रम। उसके बाद प्राग अति भूयस्त्वात् सप्रकुपितः क्षिप्रम एव शरीरे विसृप्तिम लभते। अगर आप अभी यहाँ पर देखते हो तो पहले निदान कहा, निदान के बारे में कहा, फिर प्रकोपावस्था के बारे में कहा कि क्षिप्रम श्लेष्मा प्रकोपम आपद्यते। अभी प्रसर के बारे में कह रहे हैं सप्रकुपितः क्षिप्रम एव शरीरे विसृप्तिम लभते। तो विसृप्तिम लभते विसरणम या प्रसरणम, शरीर में ये जो प्रकुपित कफ है उसका तुरंत फिर से क्षिप्रम एव शरीरे विसृप्तिम लभते, प्रसरण हो जाता है। शरीर शैथिल्यात्, उसका भी कारण लिखा है कि क्षिप्र क्यों हो रहा है। तो क्षिप्र इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी शरीर में शैथिल्य मौजूद है। जैसे हमने निदान देखा है उसका, तो मेद, मांस, क्लेद, वसा, मज्जा, लसिका, ये सारे धातुओं में जो शैथिल्य आया है, विशेषतः मेद में जो शैथिल्य है उसकी वजह से कफ का जो प्रकोप है उसे प्रसरण होने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है। और इसीलिए ये जो प्रसर है कफ का, ये भी कैसे हो जाता है? क्षिप्रम शरीरे विसृप्तिम लभते। सविसर्पण शरीरे मेदसा एव आदितो मिश्री भावम गच्छति। तो अभी तो ये प्रसरण की अवस्था हो रही है, लेकिन प्रसरण होने के बाद पहले उसका साहचर्य किसी के साथ होता है, तो वो है मेद धातु। मेदसा एव आदितो मिश्री भावम गच्छति। तो यहाँ मिश्री भावम गच्छति, तो स्पेशली मिश्री भाव का मतलब यहाँ पर हम ले सकते हैं कि पहले उसका जो साहचर्य है ये मेद के साथ हो रहा है। मेदसश्च एव बहु अबद्धत्वान् मेदसश्च गुणैः समान गुण भूयिष्ठत्वात्। तो मेद के जो गुण हैं बहु और अबद्धता, ये भी कैसे उत्पन्न होती है दुष्यों की, ये हमने देखा था। और कौन कौन से दुष्य में ये दोनों की उपलब्धि है तो वो भी हमने देखा था। जैसे कि मेद, मांस, वसा और मज्जा, ये 4 दुष्यों में दोनों की उपस्थिति रहती है, बहुता भी है और अबद्धता भी है। यहाँ पर मेद का स्पेशली कह रहे हैं क्योंकि पहला जो दुष्ट होने वाला धातु है वो है मेद। कल भी हमने देखा था कि मेद व स्रोतस की दुष्टि के जितने सारे हेतु हैं वो भी इसी के साथ हो रहे हैं, संतर्पणजन्य सारे हेतु हो रहे हैं, जिसकी वजह से मेद की भी दुष्टि एक साथ उत्पन्न हो रही है, उसमें भी शैथिल्य हो रहा है। तो यहाँ पर मेद का शैथिल्य है, बहुता है, अबद्धता है, इसीलिए मिश्री भावम गच्छति। पहले जो साहचर्य है वो साहचर्य मेद के साथ प्रकुपित कफ का हो रहा है। समेदसा मिश्री भवन दूषयति एनत। अभी यहाँ पर मिश्री भाव हो चुका था यानी साहचर्य हो चुका था। साहचर्य होने के बाद मेद की दुष्टि उत्पन्न हो जाती है विकृतत्वात्। सविकृतो
दुष्टेन मेधसा उपहितः शरीर क्लेद मांसाभ्याम संसर्गम गच्छति। अभी यहाँ तक तो पहले मेद में उसका साहचर्य हुआ, मेद धातु की दुष्टि हुई। मेद धातु की दुष्टि होने के बाद संप्राप्ति अभी आगे बढ़ रही है, क्योंकि श्लेष्मा जो है वो बहु भी है, द्रव भी है, उसका प्रसरण बहुत जल्दी से तेज गति से पूरे शरीर में हो रहा है, क्योंकि शरीर में ऑलरेडी शैथिल्य है। तो ये शैथिल्य होने की वजह से ये जो विकृति है, ये विकृति अभी नेक्स्ट दुष्य में यानी कि मांस में और क्लेद में उसका प्रसार अभी शुरुआत उसकी हो चुकी है। क्लेद मांसयोः, क्लेद का मतलब आप सभी जानते हो, जैसे कि ये एक शरीर का अप्यांश है जो हमेशा शरीर में रहता है, लेकिन जब इसी क्लेद में बहुता और अबद्धता उत्पन्न हो जाती है तो वो एज अ दुष्य हम प्रमेह में उसकी गणना करते हैं। लेकिन अदरवाइज क्लेद ये एक प्रकार का अप्यांश है जो प्राकृत शरीर में भी हमेशा रहता है। तो यहाँ पर क्लेद और मांस, इसमें ये कफ का संसर्ग हो जाता है। क्लेद मांसयोः अति प्रमाण अभिवृद्धत्वात्, तो ये भी हमने कल देखा है कि मांस और क्लेद इसकी प्रमाणतः भी वृद्धि है और अबद्धता इसमें भी है। समांसे, क्योंकि पार्थिव और अप्यांश घटक इनमें भी है, तो उसमें ये समान गुण इसी में भी है, क्योंकि श्लेष्मा और ये सारे दुष्य इनमें जो एक महाभूत का साधर्म्य है उसकी वजह से भी ये संप्राप्ति जो है उन्हीं धातुओं को पहले दुष्ट कर रही है। समांसे मांस प्रदोषात् पूति मांस पीड़काः शराविका कच्छपिकाद्याः संजनयति। तो इसी अवस्था में जब पहले मेद की दुष्टि है, फिर क्लेद और मांस की दुष्टि है, तभी यहाँ पर शराविका कच्छपिका इन तरीकों से जितने सारी प्रमेह पीड़िकाएँ हैं उसकी उत्पत्ति हो सकती है। अप्रकृति भूतत्वात् शरीर क्लेद पुनर्दूषयन मूत्रत्वेन परिणमयति। अभी यहाँ पर नॉट नेसेसरी कि हमेशा हमें प्रमेह पीड़िका दिखाई दे, दूसरी तरफ से भी संप्राप्ति आगे बढ़ सकती है। तो जैसे यहाँ पर कहा है कि शरीर क्लेदम पुनर्दूषयन, तो यहाँ शरीर क्लेद की भी दुष्टि फिर से हो रही है, क्योंकि निदान सेवन अभी भी चल रहा है। मूत्रत्वेन परिणमयति, जैसे कि क्लेद का जो कर्म है वो मूत्र का वहन करना, ये क्लेद का एक कर्म है। तो इसकी वजह से जब क्लेद की दुष्टि हो जाती है तो उसका परिणाम या उसके परिणाम स्वरूप मूत्रवह स्रोतस में भी हमें विकृति दिखाई देती है, या मूत्र में भी हमें विकृति दिखाई देती है। मूत्रवहानां च स्रोतसां वंक्षणबस्ति प्रभवाणां मेद क्लेदोपहितानि गुरूणि मुखानि आसाद्य प्रतिरुध्यते। तो यहाँ पर मूत्रवह स्रोतस के जो मूल स्थान है वंक्षण और बस्ती, उसी के साथ साथ इसीलिए यहाँ पर कहा है वंक्षण बस्ती प्रभवाणां मेद क्लेद उपहितानि गुरूणि। अभी मेद क्लेद और मांस ये जो धातु घटक है, धातुओं के जो परमाणु है, बेसिकली संतर्पणोत्थ संप्राप्ति हो रही है। जो दुष्य है, ये दुष्य भी कैसे है कि गुरु, मधुर, पिच्छिल, स्निग्ध इन गुणों से उपहित है या इन गुणों के होने वाले हैं। कफ जो दोष है, तो ये दोष भी इन्हीं गुणों के साथ साधर्म्य रखने वाला है। तो उसकी वजह से ये जो सारी गुरुता उत्पन्न हो जाती है या जो पार्थिव और अप्यांश घटक जो बढ़ रहे हैं, ये मुखानी आसाद्य प्रतिरुध्यते, ये मुख के ऊपर यानी मूत्रवह स्रोतस में प्रतिरुध्यते, यानी कि वहाँ पर जाकर अवरोध निर्माण करते हैं। ततः प्रमेहांस्तेषां स्थैर्यम असाध्यतां वा जनयति प्रकृति विकृति भूतत्वात्। तो यहाँ पर संप्राप्ति स्थिरीकरण संप्राप्ति का हो जाता है, और जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता संप्राप्ति असाध्यता की ओर जाती है, प्रकृति विकृति भूतत्वात्। यहाँ पर प्रकृति विकृति भूतत्वात्, इसकी अगर आप टीका देखते हो तो नीचे आप जरा टीका देखिए इसकी। प्रकृति विकृति भूतत्वात् इति प्रकृतिभूतैः गुणैः सर्वैः एव विकृतत्वात् सर्व एव यस्मात् श्लेष्मणो गुणा विकृताः तस्मात् प्रकोप प्रकर्षात् स्थिरो भवति अतिप्रकर्षात् तत् साध्य इति अर्थः। तो प्रकृति विकृति भूतत्वात्, इसका मतलब ये है, जैसे हमने कल विकार विघात भाव और विकार विघात अभाव इनके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा की थी।
तो इसका मतलब ये है कि जो कफ दोष है उसके साथ साथ या उसके साधर्म्य में होने वाले अगर दुष्य प्रकुपित हो जाते हैं तो जो संप्राप्ति होती है ये संप्राप्ति, और अगर कफ दुष्य है और रक्त या इस तरीके से कुछ अलग सा दुष्य दूषित हो रहा है तो ये एक अलग सी संप्राप्ति वहाँ पर हमें दिखाई देती है। क्योंकि प्रमेह के जो हमने दुष्य के जितने सारे संग्रह देखे उसमें शुक्र, शोणित, वसा, मज्जा, लसिका, रस, ओज, ऐसे एक पूरी की पूरी बहुत बड़ी लिस्ट है। टोटल 20 वहाँ पर हमने दोष दुष्य के संग्रह देखे थे। तो इस तरीके से इसे हम कहते हैं प्रकृति और विकृति भूतत्वात्। इस तरीके से ये जो संप्राप्ति हमारी आगे आगे चल रही है इसका मतलब है कि प्रकोप निदान सेवन हुआ, श्लेष्मा का प्रकोप हुआ, प्रकोप के बाद प्रसरावस्था आई, प्रसरावस्था में पहले मेद के साथ मिश्री भाव हुआ, मिश्री भाव होने के बाद यानी साहचर्य होने के बाद मेद की दुष्टि हुई। दुष्टि क्यों हुई? तो साधर्म्य गुण की वजह से हुई, शरीर शैथिल्य की वजह से प्रसर हुआ। ये प्रसर होने के और महाभूत साधर्म्य होने की वजह से अगले जो मेद और क्लेद मांस और क्लेद ये जो दो घटक थे उनकी भी विकृति हुई। इनकी विकृति होने के बाद पूरी संप्राप्ति का स्थान संश्रय जो है मूत्रवह स्रोतस में हुआ, क्योंकि क्लेद की स्पेशली वहाँ पर दुष्टि है। मूत्रवह स्रोतस में स्थान संश्रय होने के बाद संतर्पणोत्थ पूरी संप्राप्ति है, जिसकी वजह से वहाँ पर स्रोतोरोध की उत्पत्ति हुई। क्लेद के साथ जो मूत्र बाहर आ रहा है या क्लेद की विकृति की वजह से जो मूत्र आ रहा है, तो मूत्र के साथ जिस धातु की विकृति है वो धातु मूत्र के साथ उसके परमाणु बाहर आ रहे हैं और अकॉर्डिंगली हमें वहाँ पर कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जो कल डायबिटीज़ और प्रमेह के बारे में हमने कुछ थोड़ा बहुत देखा था, तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली यहाँ पर संप्राप्ति मूत्रवह स्रोतस में होना बहुत आवश्यक है, स्थान संश्रय, मेद, मांस और क्लेद की दुष्टि होना बहुत आवश्यक है, श्लेष्मा की दुष्टि होना बहुत आवश्यक है, व्याधि संतर्पणोत्थ होना ये बहुत आवश्यक घटना इस पूरे प्रमेह में हो रही है। अभी प्रमेह में जितने सारे लक्षण हम देख रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसे है कि जिसमें यानी डायबिटीज़ में जैसे कल मैंने कहा कि बेसिकली रक्त में शर्करा बढ़ रही है, मूत्र में शर्करा बढ़ रही है, ऐसे जो सिचुएशन आती है तो अगर हम देखते हैं ये पूरे 20 अगर प्रकार, तो उसमें भी कुछ ऐसे हैं जहाँ पर जैसे कि इक्षुमेह है या मधुमेह है जिसमें मूत्र में माधुर्य का उल्लेख डायरेक्टली हुआ है। बाकी के जितने सारे प्रकार है वो वर्ण स्वरूप में आए हुए हैं कि जैसे कि मंजिष्ठ मेह है या हरिद्र मेह है, इस तरीके से कहीं ना कहीं वर्ण के साथ उसका एक स्वरूप बताया है। और कहीं ना कहीं जैसे कि सिक्कता मेह है या सांद्र मेह है, तो ये कुछ स्वरूप के तरह से प्रमेह का वर्णन आया हुआ है, यानी कि हमेशा के लिए यहाँ पर हमेशा ही वो मूत्र माधुर्य है ऐसा कहीं पर भी बताया नहीं है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस जो है ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो संप्राप्ति के इतने सारे घटक हैं जो घटक प्रमेह की चिकित्सा जब हम करते हैं तो हमारे ध्यान में आने चाहिए। तो इस तरीके से ये संप्राप्ति एक जनरलाइज संप्राप्ति पहले बताई। उसके बाद 9वां जो श्लोक है निदान स्थान का, तो शरीर क्लेदस्तु श्लेष्म मेदो मिश्रः प्रविशन मूत्राशयम मूत्रत्वम आपद्यमानः श्लैष्मिकैः एभिः दशभिः गुणैः उपसृज्यते वैषम्ययुक्तैः तद्यथा श्वेत शीत मूर्त पिच्छील अच्छ स्निग्ध गुरुमधुर सांद्र प्रसाद मंदैः तत्र येन गुणेन एकेन अनेकेन वा भूयस्तरम उपसृज्यते तत् समाख्यम गौणम नाम विशेषम प्राप्नोति। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि शरीर का जो क्लेद है ये श्लेष्म और मेद के साथ मिश्र होकर प्रविशन मूत्राशयम मूत्रत्वम आपद्यमानः, तो ये एक नेक्स्ट स्टेज की संप्राप्ति हो रही है कि संप्राप्ति मूत्रवह स्रोतस में स्थान संश्रय हुआ, उसके बाद शरीर का जो क्लेद है वो मेद और श्लेष्म के साथ मूत्राशय में आने के बाद मूत्रत्वम आपद्यमानः, मूत्र को प्राप्त हो जाता है और श्लेष्मा के जो गुण है 10 वो यहाँ पर दिए हैं कि श्वेत शीत मूत्र मूर्त ये सारे जो गुण हैं अकॉर्डिंगली जिसका तरतम भाव होगा जिस गुण का वैसे लक्षण हमें दिखाई देंगे और उस तरीके से जो सारे प्रकार है ये प्रकार उस तरीके से आए हुए हैं। तो ये जो 10 प्रकार आए हैं
ये भी एक ग्रॉस प्रकार आए हैं। इनका ये कहना है कि अगर 2, 3, 4 ऐसे कॉम्बिनेशन भी गुणों का हो सकता है, और हो सकता है कि 10 ही नहीं और भी कुछ प्रकार आपको दिखाई दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये 10 प्रकार तो ग्रंथोक्त बताए हैं, ये भी हम नहीं देख पाते, तो बाकी का कॉम्बिनेशन परमिटेशन देखना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो 10 प्रकार आए हैं श्लेष्मा के, तो वो श्लेष्मा के प्रकार, ये जो गुण बताए हैं, ये गुणों के तरतम भाव से या कॉम्बिनेशन परमिटेशन के साथ वो सारे प्रकार हमें दिखाई देते हैं। तेतु खल्वी में दश प्रमेहा नाम विशेषेण भवन्ति तद यथा उदकमेह इक्षुवालिका। तो ये सारे प्रकार जो है इनके लक्षण में नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी पता है या यहाँ पर दिए भी हुए हैं, तो वो आप पढ़ सकते हो। लेकिन अलालमेहश्च इति, यहाँ तक जो ये 10 प्रकार बताए, ये 10 प्रकार ये 10 गुणों से या 10 गुणों के कॉम्बिनेशन परमिटेशंस की वजह से यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। ये ते 10 प्रमेहा साध्याः समान गुण मेदस्थानकत्वात् कफस्य प्राधान्यात् समक्रियत्वाच्च। तो यहाँ पर एक हमेशा हम ऐसे देखते हैं कि समान दोष दुष्य है, प्रकृति है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है कि जो समान अगर होते हैं तो व्याधि कष्ट साध्य या असाध्य हो जाता है। लेकिन प्रमेह के लिए ये एक अलग सी संप्राप्ति हो रही है, जहाँ पर कफ प्राधान्य है, समक्रियत्व है, समान गुण मेदस्थानकत्वात्, इनकी वजह से ये 10 प्रमेह साध्य कहे हैं। तो भले ही ये साध्य कहे हैं, लेकिन फिर भी इनमें कष्ट साध्यता होती ही है। लेकिन अगर साध्य साध्यता के बारे में हम देखते हैं तो 10 प्रमेह जो है कफ के, तो ये सारे के सारे साध्य है कफ के प्राधान्य की वजह से और समक्रियत्वात् की वजह से। क्योंकि मेद, मांस, क्लेद, ये जो सारी चीज़ें हैं जो दुष्य है, ये दुष्यों का और कफ का समान गुण होने की वजह से जो चिकित्सा की जाती है, हम जब चिकित्सा देखेंगे, जब शोधन कर्म देखेंगे, तब ये और क्लियर हो जाएगा कि समान क्रियत्वात् हम कैसे करते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर इतना तो हम ज़रूर सोच सकते हैं कि समक्रियत्वात् और कफ प्राधान्यात् ये साध्य हो जाते हैं। अभी ये साध्य होने के बाद इनके जो सारे प्रकार बताए हैं, तो ये प्रकारों के बारे में हम वहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं। इसके बाद वाला श्लोक हम देखते हैं। अभी उसके बाद का श्लोक यानी कि 24वां श्लोक देखिए। तो यहाँ पर कुछ आपको निदान मिलेंगे फिर से। उष्ण, आम्ल, लवण, क्षार, कटुक, अजीर्ण भोजन, उपसेविनस्तथा अतितीक्ष्ण, आतप, अग्निसंताप, श्रम, क्रोध, विषम आहार, उपसेविनश्च तथाविध शरीरस्य एव क्षिप्रं पित्तं प्रकोपम् आपद्यते तत्तु प्रकुपितं तयैव अनुपूर्व्या प्रमेहानिमान् षट् क्षिप्रतरम अभिनिर्वर्तयति। अभी यहाँ पर फिर से हमें एक यूजुअल, जब हम आयुर्वेद में आते हैं तो हमें हमेशा ऐसे लगता है कि वात के अगर निदान है तो एक टिपिकल वात के निदान बताए जाते हैं, पित्त के अगर निदान है तो वहाँ पर भी उष्ण, तीक्ष्ण, अम्ल, लवण, इस तरीके के निदान सेवन हम कहते हैं। या कफ के अगर कुछ निदान है तो गुरु, पिच्छिल, इस तरीके के निदान वहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर अलग सी कौन सी बात है? तो ये उष्ण, अम्ल, लवण, ये तो सारी चीज़ें है ही, लेकिन ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तथाविध शरीरस्य एव क्षिप्रम पित्तम प्रकोपम आपद्यते। तो तथाविध शरीरस्य एव, इसका मतलब है तथाविध यानी क्या? तो इसके पहले हमने कफ प्रमेह की संप्राप्ति देखी है। तो ये जो कफज प्रमेह की संप्राप्ति देखी, वहाँ पर जो दुष्य हमने देखे, ये दुष्य जब मूत्र के साथ बाहर निकल रहे हैं या वहाँ पर मेद की, मांस की और क्लेद की स्पेशली विकृति हो चुकी है, उसी शरीर में जब उष्ण, अम्ल, लवण, क्षार इस तरीके के हेतु सेवन हो जाते हैं, तब क्षिप्रम पित्तम प्रकोपम आपद्यते। क्योंकि विरुद्ध गुणेच्छा होने के बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं जब कफ का प्रकोप है, मेद का प्रकोप है, मांस का प्रकोप है, संतर्पणोत्थ संप्राप्ति ऑलरेडी हो चुकी है, जहाँ पर गुरु, स्निग्ध, मधुर इस तरीके का कुछ हेतु सेवन हुआ है, तो वहाँ पर हो सकता है कि विपरीत गुणेच्छा होती है, इस तरीके का अन्नपान या आहार विहार हो जाता है। और इसीलिए तथाविध शरीरस्य एव, इन प्रकार उसी शरीर में, तथाविध शरीर में
जहाँ पर मूत्र के साथ साथ धातुओं का निर्गमन हो रहा है, उसी शरीर में क्षिप्रम पित्तम प्रकोपम आपद्यते, उसी शरीर में पित्त का क्षिप्र प्रकोप हो जाता है और फिर संप्राप्ति आगे बढ़ती है। तेषाम अपितु खलु पित्त गुण विशेषेण एव नाम विशेषा भवन्ति। तो जैसे हमने कफ के 10 देखे, उसी तरीके से ये पित्त के भी गुण हैं, जिसकी तरतमता से या कॉम्बिनेशन परमिटेशन से ये जो 6 प्रकार है पित्त के, उनकी उत्पत्ति हो जाती है। क्योंकि पहले तो कफ का प्रकोप था, इसीलिए कफ के साथ साथ जो साधर में रखने वाले दुष्य है, उनकी दुष्टि पहले हुई है। अभी यहाँ पर पित्त का प्रकोप हुआ है, तो इसके साथ साथ जैसे कि शोणित, ये भी एक उसका दुष्य दिया हुआ है, तो उसके बाद यहाँ पर शोणित दुष्टि हमें हमेशा दिखाई देती है। इसीलिए आपने अगर देखा तो सारे जो लक्षण है क्षार, काल, नील, तो वो वर्ण के साथ साथ, यानी स्पेशली वर्ण के साथ कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर शोणित का भी प्रकोप अभी हो चुका है, या शोणित की भी दुष्टि यहाँ पर हो चुकी है। अभी यहाँ पर पित्त का प्रकोप हुआ, पित्तज प्रमेह की उत्पत्ति हुई, और ये सारे कैसे हुए, याप्य है, क्योंकि संप्राप्ति और स्थिरीकरण संप्राप्ति का हो चुका है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखते हो तो जो संतर्पणोत्थ संप्राप्ति थी, वह अभी आहिस्ता आहिस्ता धातु क्षयात्मक संप्राप्ति की और संप्राप्ति आगे जा रही है। और इसीलिए जब वातज संप्राप्ति में यह संप्राप्ति लैंड हो जाती है, तब वो असाध्यता की ओर जाती है। तो यहाँ पर जो है पित्तज प्रमेह, ये पित्तज प्रमेह याप्य है, संसृष्ट दोष मेदस्थानत्वाद विरुद्ध उपक्रमत्वाद चेती। क्योंकि उपक्रम जो है पहले तो ये कफ का था, कफ के बाद पित्त का प्रकोप हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ ये चिकित्सा उपक्रम जो है, जैसे हम अगर वमन या बाकी के जब चिकित्सा देखेंगे तो वहाँ पर ये विरुद्ध उपक्रम हो जाता है। उसकी वजह से ये सारी जो संप्राप्ति है पित्तज संप्राप्ति, ये याप्य हो जाती है। याप्य होने के बाद उसी के साथ साथ आगे संप्राप्ति हम पढ़ते हैं वातज के लिए। वातज की संप्राप्ति यानी कि श्लोक नंबर 36। कषाय कटु तिक्त रुक्ष लघु शीत व्यवाय व्यायाम वमन विरेचन आस्थापन शिरो विरेचन अतियोग। इसके पहले भी मैंने बहुत बार कहा है कि बहुत सारे व्याधियों में पंचकर्म का मिथ्या योग या अतियोग या इसके बारे में बता चुके हैं। तो यहाँ पर भी ये जो वमन विरेचन का अतियोग है या संधारण है वेगों का, इतने सारे ये जो एक जनरलाइज वात प्रकोप के जो सारे हेतुएं बताए हैं, तो यहाँ पर आगे का एक ये शब्द पढ़िए, जागरण विषम शरीर न्यास अनुपसेवमानस्य तथाविध शरीरस्य एव क्षिप्रम वातः प्रकोपम आपद्यते। तो ये सारे हेतु है, विषम शरीर, ये सारे हेतु अगर आप पढ़ते हो तो ये टिपिकल वात के प्रकोप करने वाले हेतु है। लेकिन तथाविध शरीरस्य, ये जब शब्द आता है तो तथाविध शरीरस्य इसका मतलब है कफ प्रमेह की संप्राप्ति के बाद पित्त प्रमेह में वो लैंड हो चुकी है संप्राप्ति। पित्त प्रकोप होने के बाद जो धातुएं बाहर निकल रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता संप्राप्ति जो है ये अपतर्पण की ओर जा रही है। और जो डीप धातु है जैसे कि मज्जा है या ओज है, इस तरीके से शुक्र है, ये डीप धातु जो है उनका भी उत्सर्जन मूत्र के साथ अभी होना शुरुआत हो चुकी है। और इसीलिए ये जो वातज प्रमेह है ये पूरी तरह से असाध्य बताया है। तो ये जो 4 प्रकार है, फिर से वातक के गुण के तरतम भाव से ये 4 प्रकार है। लेकिन जो डीप धातु है, ये डीप धातुओं का उत्सर्जन वो भी शरीर के यानी कि मूत्र के साथ शरीर के बाहर अभी जा रहा है। तो इसका मतलब है रस से लेकर ऑलमोस्ट शुक्र तक एक डायरेक्ट उल्लेख किसका नहीं है, तो अस्थि का उल्लेख नहीं है प्रमेह में। अदरवाइज रस से लेकर शुक्र तक और बाद में ओज तक यहाँ पर सारे धातु जो है शरीर के, उनकी विकृति होकर अगर वो मूत्र के साथ उनका संसर्जन बाहर हो रहा है, तो संप्राप्ति अभी पूरी तरह से अपतर्पण की ओर आई है और इसीलिए वो असाध्य हो चुकी है। तो यहाँ पर मधुमेहम करोति यानी ये जो 37 का जो श्लोक है, यहाँ पर पूरे के पूरा वर्णन है कौन कौन से प्रकार से कौन कौन से धातु यानी कि वसा है या मज्जा है, शुक्र है और ओज है, ये मूत्र के साथ बाहर आ रहा है। और लास्ट का मधुमेहम करोति,
मूत्राशय अभिवहति तथा मधुमेहम करोति। तो चौथा जो प्रकार बताया है वो है मधुमेह। एक्चुअली मधुमेह ये शब्द प्रमेह के लिए कॉमनली एक जनरलाइज वर्ड या टर्म इस तरीके से भी हम उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वातज प्रमेह के लिए यहाँ पर मधुमेह ये उसका एक प्रकार आया है जो कि पूरी तरह से असाध्य है। तो ये असाध्य क्यों है? तो महात्ययिकत्वात् विरुद्ध उपक्रमत्वात् चेति। तो महात्ययिकत्वात् तो है ही, वात का प्रकोप है और गंभीर धातुओं का उत्सर्जन हो रहा है, तो अर्थात ये महात्ययिकत्वात् है, और विरुद्ध उपक्रम है। इसकी वजह से यहाँ पर इस तरीके से ये जो प्रमेह की संप्राप्ति आगे बढ़ी, वातज अवस्था में प्राप्त हुई और उसके बाद वो पूरी तरह से असाध्य हो चुकी है। तो इसका मतलब है ये जो प्रमेह है तो वातज पित्तज कफज ये प्रकार उसके नहीं है, तो पहले कफज ही संप्राप्ति हो जाती है। कफज संप्राप्ति के बाद दूसरी अवस्था आती है जहाँ पर वो पित्त प्राधान्य दिखाई देता है, तो ये पित्तज प्रमेह ये दूसरी अवस्था हो जाती है, और तीसरी अवस्था जैसे कि वातज प्रमेह में लैंड होती है। तो इस तरीके से ये तीन जो है ये अवस्थाएं बताई है, और इन तीन अवस्थाओं में टोटल 20 प्रकार जो है उसके ये मूत्र के स्वरूप से, वर्ण के या माधुर्य के साथ जुड़े हुए कुछ लक्षणों के साथ इस तरीके से आया हुआ है। एक वाग्भट ने एक सिर्फ कहा है कि संपूर्ण देह को माधुर्य उत्पन्न हो जाता है, तो ये मधुरी भाव ये जो हम डायबिटीज़ में जो कह सकते हैं, तो उसका साधर्म्य वाग्भट जी ने एक श्लोक में कहा है कि पूरे शरीर में मधुरी भाव उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो संप्राप्ति थी प्रमेह की, इसका वर्णन हमने निदान स्थान में जो था वो हमने देखा। अभी यहाँ पर कल हमने ये श्लोक पढ़ा था चिकित्सा स्थान का 5th और 6th। तो अभी हम चिकित्सा स्थान में फिर से आते हैं। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 6 और श्लोक नंबर 5 और 6। तो फिर से एक बार ये श्लोक हम पढ़ते हैं। मेदश्च मांसं च शरीरजं च क्लेदं कफो बस्तिगतं प्रदुष्य करोति मेहान् समुदीर्णमुष्णै स्थानेव पित्तं परिदुष्य चापि क्षीणेषु दोषेषु अवकृष्य बस्तौ धातून् प्रमेहान् अनिलः करोति दोषो हि बस्तिं समुपेत्य मूत्रं संदुष्य मेहान् जनयेत् यथा स्वम्। तो अभी ये श्लोक समझने में मेरे ख्याल से आपको अभी आसानी होगी, क्योंकि मेद मांस शरीरज क्लेद और कफ बस्तिगतम प्रदुष्य, तो बस्ती में आकर कैसे प्रकोपित हो जाते हैं इसका वर्णन हमने अभी निदान में देखा। तो संप्राप्ति कैसे आगे बढ़ी ये हमने अभी पूरी तरीके से देखा। यहाँ पर ये सूत्र स्वरूप में आया है। तो बस्तिगतम प्रदुष्य, तो बस्ती यानी कि वंशन बस्ती, मेदवह स्रोतस का मूल स्थान वृक्क है, वपावहन है, तो इनको भी हमें ध्यान में रखना है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि वृक्क क्यों हम किडनियों के बारे में सोचेंगे। किडनी यानी मैं एक एक्चुअली आपको बता रही हूँ, ये कंसेप्चुअल अलग है, प्रमेह डायबिटीज़ अलग है, लेकिन जब कुछ नेफ्रोपैथीज़ के पेशेंट हमारे सामने आते हैं तो वृक्कों के बारे में जब हमें सोचना पड़ता है तब हमें ऐसे लगता है कि हमारे प्रमेह में तो वृक्क कहीं है ही नहीं, या वृक्क का वर्णन है ही नहीं। तो इस तरीके से नहीं है। मेद का अगर मूल स्थान हम देखते हैं, मेदक का अगर प्राधान्य सारे प्रमेह की संप्राप्ति में है, तो इसका मतलब है कि हमें वृक्क के बारे में भी सोचना है, मूत्र व स्रोतस के बारे में भी हमें सोचना है। करोति मेहान समुदीर्णम उष्णै, तो यहाँ पर करोति मेहान यहाँ तक हो गया ये कफज प्रमेह की पहली अवस्था। समुदीर्णम उष्णै स्थानेव पित्तम परिदुष्य चापी, अभी यहाँ पर उष्ण गुण की वजह से हमने उसके हेतु भी देखे। तो तथाविध शरीरस्य एव, उसी में कैसे ये परिदुष्य हो जाता है, उसका प्रसर कैसे हो जाता है, उसकी वजह से धातुओं की दुष्टि हो जाती है और वो मूत्र के साथ बाहर आ जाते हैं। क्षीणेषु दोषेषु अवकृष्य बस्तौ धातुन प्रमेहान अनिल करोति, अभी यहाँ पर क्षीणेषु दोषेषु यानी दोष जो है वो धातुओं को अभी क्षीण करने जा रहे हैं, क्योंकि सारे जो गंभीर धातु है उनके साथ अवकृष्य करके वो बस्ती के बाहर निकाल रहा है। दोषो ही बस्तिम समुपेत्य मूत्रम संदुष्य मेहान जनयत यथास्वम, तो इस तरीके से अनिलज प्रमेह जो है उसकी उत्पत्ति हो जाती है, और कफज प्रमेह, पित्तज प्रमेह और वातज प्रमेह ऐसी अवस्थाएं उत्पन्न होते होते जो साध्य था वो याप्यता की ओर, और याप्य के बाद असाध्यता की ओर चला जाता है।
श्लोक नंबर 7। साध्याः कफोत्थः दश पित्तजः षट याप्या न साध्या पवनाश्चतुष्कः। तो कफज जो है 10 वो कैसे है, साध्य है। पित्तज जो षट है वो याप्य है, और पवनाश्चतुष्का जो पवन के 4 है वो कैसे है, न साध्या असाध्य है। समक्रियत्वात् विषमक्रियत्वात् महात्ययत्वात् च यथाक्रमं ते। तो समक्रियत्व, विषमक्रमत्व और महात्ययत्व, ये तीनों शब्द अभी हमने निदान में देखे। यथाक्रमम यानी कि कफज यहाँ पर पहला क्रम है, फिर पित्तज और फिर वातज। इस क्रम से यहाँ पर ये कैसे है, साध्य, याप्य और असाध्य है। महात्यय ये भी शब्द अभी हमने देखा निदान में, जहाँ पर मज्जादि गंभीर धातुओं का अपकर्षण हो रहा है। वात की दृष्टि है बेसिकली, जो कंट्रोल में लाना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए महात्यय इस तरीके की एक इसका स्वरूप उत्पन्न हो जाता है और इसीलिए वो असाध्य हो जाता है। और कल जैसे मैंने कहा कि ये मधुमेह, ये जो एक संप्राप्ति अभी हमने देखी निदान में या चिकित्सा में, उसी के साथ साथ कियंत शिरसीय जो अध्याय है चरक सूत्र स्थान 17, और उसमें भी 3 श्लोक मैंने बताया आपको 78 से 80 तक, जहाँ पर मधुमेह की और एक संप्राप्ति बताई है, जो कि परतंत्र हेतुओं की वजह से आवरणात्मक संप्राप्ति है, जो वात की संप्राप्ति है। तो वो जो संप्राप्ति है वो हो सकता है कि वो याप्य हो सकती है, पूरी की पूरी असाध्य नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पर आवरणात्मक संप्राप्ति है, परतंत्र हेतु है, और वो अगर परतंत्र हेतुओं का अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वो जो मधुमेह और एक संप्राप्ति की एक शेड बताई है, तो वहाँ पर याप्य होने के बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं। आप फिर से एक बार कियंत शिरसीय अध्याय में ये जो 78 to 80 ये जो 3 श्लोक आए हैं, ये 3 श्लोकों के बारे में फिर से एक बार अध्ययन अवश्य करिए जब हम ये प्रमेह देखते हैं। उसके बाद मेह की यानी कि 8वां श्लोक जो है, कफस्य पित्तः पवनश्च दोषा मेदोस्र शुक्राम्बुवसा लसीकः मज्जारसौजः पिशितं च दुष्यः प्रमेहिणां विंशतिरेव मेहा। तो विंशतिरेव मेह जो है, इसके साथ ये दोष और दुष्य संग्रह बताया है। कफ, पित्त, पवनश्च दोष, मेद, अस्र, शुक्र, अम्बु, वसा, लसिका, मज्जा, रस और ओज, पिशितम च दुष्या यानी कि मांस, इतने सारे दुष्य है। और कफ, पित्त और पवन, ये 3 दोषों की दृष्टि यहाँ पर हमें दिखाई देती है। तो इस तरीके से यहाँ पर दोष दुष्य संग्रह के बारे में बताया, जो कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अभी यहाँ पर जो है एक यानी कि उनके लक्षण और नाम बताए हैं। तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ हम अगर पढ़ते हैं तो भी काफ़ी होगा, क्योंकि ये कैसे उत्पन्न होते हैं ये भी हमने देखा कि गुणों के साथ तरतमता उत्पन्न होने के साथ या उसके कॉम्बिनेशंस होने की वजह से इतने सारे प्रकार हो जाते हैं। निदान स्थान में जाकर आप पूरा उसका फिर से एक बार वर्णन ज़रूर देख सकते हो। तो ये 9, 10 और 11 ये जो 3 श्लोक है वो मैं पहले सिर्फ पढ़ती हूँ, और फिर उसमें यानी कि कुछ कहने वाली बात है नहीं, क्योंकि सिर्फ वर्णन किया हुआ है, उसके नाम दिए हैं प्रमेह के प्रकार के। जलोपमं चेक्षुरसोपमं वा घनं घनं चोपरि विप्रसन्नं शुक्लं सशुक्रं शिशिरं शनैर्वा लालेव वा वालुकया युतं वा विद्यान् प्रमेहान् कफजान् दशैतान् क्षारोपमं कालमथापि नीलं हरिद्रमञ्जिष्ठमथापि रक्तम् एतान् प्रमेहान् षडुषन्ति पित्तात् मज्जौजसा वा वयसान्वितं वा लसीकया वा सततं विबन्धम् चतुर्विधं मूत्रयतीह वातात् शेषेषु धातुषु अपकर्षितेषु। तो इस तरीके से ये कफ के 10, पित्त के 6 और वात के 4 इस प्रकारों का वर्णन यहाँ पर किया हुआ है। और जैसे मैंने कहा कि इसके डिटेल कि वर्ण कैसा है उसका या स्वरूप कैसा है, ये हम निदान स्थान में ज़रूर देख सकते हैं, तो वो आप वहाँ पर जाकर देखिए। उसके बाद है श्लोक नंबर 12। वर्णं रसं स्पर्शमथापि गंधं यथा स्वदोषं भजते प्रमेहा
शावारुणो वातकृतस्य शूलो मज्जादि साद्गुण्यमुपैत्य साध्यः या उपैति असाध्यः। तो मधुमेह ये जो स्पेशली है ये कैसे है, असाध्य है। क्यों असाध्य है? क्योंकि मज्जादि साद्गुण्य, तो मज्जा वसा ये जो उसके यानी कि जो गंभीर धातु है उसके साथ साथ ये वात का प्रकोप होने की वजह से और उसके साथ साथ वो उसका निष्कासन होने की वजह से ये मधुमेहत्वम आयांति तदा असाध्या भवंती ही, ये ऑलरेडी हमने देखा है, इसलिए ये श्लोक थोड़े से मैं फास्ट ले रही हूँ। तो उसके बाद अभी श्लोक नंबर 13 और 14 ये पूर्व रूप है प्रमेह का। स्वेदोंगगंध शिथिलांगता च शय्यासन स्वप्न सुखे रतिश्च रुन्नेत्र जिह्वा श्रवणोपदेहो घनांगता केशनखाति वृद्धिः शीतप्रियत्वं गलतालुशोषो माधुर्यमास्ये करपाददाः भविष्यतो मेह गदस्य रूपम मूत्रेभिधावन्ति पिपीलिकाश्च। तो यहाँ पर ये जो मूत्रोभिधावन्ति, जैसे वाग्भट ने कहा था या जैसे मैंने कहा कि ये 3 प्रकार जो है उसमें मूत्र में मधुरी भाव कहा है, तो यहाँ पर भी पूर्व रूप में मूत्रोभिधावन्ति पिपीलिकाश्च। ये इंद्रिय स्थान में भी हमने देखा था कि मूत्र यानी कि पिपीलिका या जो कीटक है वो शरीर के पास कब आते हैं और शरीर से दूर कब जाते हैं। तो इंद्रिय स्थान में भी इसका वर्णन हमने देखा था। वर्ण या गंध या रस इनके बारे में भी हमने देखा था और तभी भी हमने देखा था कि अगर मूत्र के रस के बारे में अगर हमें जानना है तो यह अनुमान स्वरूप में ही जानना होता है। तो अगर मूत्र प्रवर्तन हो चुका है और वहाँ पर अगर पिपीलिका आती है तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि मूत्र का रस जो है वो कैसे है, मधुर है। तो इस तरीके से ये जो सारे हैं ये पूर्व रूपावस्था में है। बहुत बार अभी जैसे कि एमडीज के थीसिस होते हैं वहाँ पर प्रमेह और वमन, प्रमेह विरेचन या प्रमेह और कोई कल्प, इस तरीके की संकल्पना ली जाती है। तब प्रमेह के लक्षण जो होते हैं, बहुत बार मैंने ये पूछा है बहुत सारे लोगों को कि आपने कौन सा प्रमेह लिया और कौन से लक्षण आपको दिखाई दिए। तो बहुत बार ऐसे होता है ये स्वेद अंगगंध या शय्यासन सुख स्वप्न रतिश्च ये तो नहीं, लेकिन घनांगता केशनखाति वृद्धि या करपाद तलदाह इस तरीके के लक्षण लिए जाते हैं और उसमें देखा जाता है कि ये एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया करके देखा जाता है कि इसमें कितना कम हुआ, कितना बढ़ा या क्या हुआ। या ब्लड शुगर देखी जाती है, ये पहले कितनी थी बाद में कितनी थी। ब्लड शुगर देखना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं जब पेशेंट आपके सामने कुछ एक रिपोर्ट्स लेकर आता है तो उसमें रिजल्ट्स तो हमें देने ही होते हैं, लेकिन पहले हमें प्रमेह की संप्राप्ति के बारे में अच्छे से सोचना चाहिए और फिर चिकित्सा देनी चाहिए। तो ये जो सारे थीसिसेस हो रहे हैं तो एक्चुअली वो प्रमेह के ऊपर हो रहे हैं या प्रमेह के पूर्व रूपावस्था में हो रहे हैं, ये हमें देखने की बहुत सारी आवश्यकता है। तो ये हमेशा ध्यान में रखिए, क्योंकि ऐसे थीसिसेस हो जाते हैं जो एक्चुअली रियल में वो काम है कि नहीं ये सोचना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो आप भी ये सोचिए कि जो हम लक्षण का एक समुच्चय ले रहे हैं वो किस तरीके से है, क्योंकि बाकी के जितने सारे प्रमेह के ये जो 20 प्रकार आए हैं वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ मूत्र के स्वरूप के ऊपर ही बताए गए हैं। तो यहाँ पर ये जो लक्षण है ये सारे लक्षण ये पूर्व रूपावस्था के हैं। कहीं ना कहीं मलिनी भाव उत्पन्न हो रहा है शरीर में, क्योंकि अगर मेद, क्लेद, कफ इनकी अगर दुष्टि हो रही है तो मालिन्य भाव ऑफकोर्स वहाँ पर बढ़ेगा। और इसीलिए यहाँ पर ये जो घनांगता, केशन, अखाति वृद्धि इस तरीके के जो लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं वो उसकी वजह से होते हैं, क्योंकि मल की वृद्धि होती है। जैसे मैंने कहा कि अस्थि के बारे में कहीं पर भी डायरेक्टली उल्लेख नहीं है, लेकिन ये पूर्व रूप में केशन, अखाति वृद्धि ये जो 1-2 शब्द आए हैं जो अस्थि के साथ भी कुछ संप्राप्ति हो रही है ऐसे कहीं ना कहीं डिनोट करता है, लेकिन अस्थि का वर्णन कहीं पर भी प्रमेय में नहीं आया है। अभी इसके बाद जो श्लोक नंबर 15 है तो ये चिकित्सा सूत्र है, बहुत ही आवश्यक ऐसा ये चिकित्सा सूत्र है, सबको याद रहने की बहुत आवश्यकता है। जो स्टूडेंट सुन रहे हैं तो उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। स्थूल प्रमेहि बलवानी हैकः कृशस्तथैकः परिदुर्बलश्च संबृहणं तत्र कृशस्य कार्यं संशोधनं दोषबलाधिकस्य
स्निग्धस्य योगः विविधा प्रयोज्यः कल्पोपदिष्टामलशोधनाय ऊर्ध्वं तथाधश्च मलेपनीते मेहेषु संतर्पणमेव कार्यम। तो बहुत बार ऐसे हो जाता है कि मेहेषु संतर्पणमेव कार्यम इतना ही श्लोक हमें याद रहता है। बहुत बार ऐसे होता है जब ओरल में पूछा जाता है तब इतना ही श्लोक स्टूडेंट्स बताते हैं कि मेहेषु संतर्पणमेव कार्यम। तो संतर्पण तो करना है, लेकिन उसके पहले इतनी सारी कंडीशंस बताई है, इतने सारे श्लोक बताए हैं या इतनी सारी अवस्थाएं बताई है जिसके बाद आपको संतर्पण करना है, ऐसा क्लियर कट वर्णन है। जैसे कि हम हमेशा तमकेतु विरेचनम इतना ही श्लोक याद रखते हैं, जो कि उसका अर्थ तमक श्वास में विरेचन करना इतना ही सीमित नहीं है, लेकिन फिर भी तमकेतु विरेचनम ऐसे करके फिर हमें पूछा जाता है कि तमक यानी कि तमक श्वास में विरेचनीय अवस्था है। जैसे कि मुझे पीएचडी में भी उसके भी जो पहली एक इंटरव्यू होता है उसमें भी पूछा गया था कि तमकेतु विरेचनम ये चिकित्सा होने के बाद आप वमन कैसे दे सकते हो तमक श्वास में। तो बेसिकली तमकेतु विरेचनम, इसमें ये तमकेतु विरेचनम है ही नहीं, वो श्लोक ही अलग है और पूरा श्लोक पढ़ा ही नहीं जाता, सिर्फ एक ही श्लोक या आधा ही श्लोक देखा जाता है और उसका कुछ गलत मीनिंग निकलता है। उसी तरीके से यहाँ पर मेहेषु संतर्पणमेव कार्यम, ये तो सही है, योग्य है, लेकिन उसके पहले कुछ अवस्थाएं है, उसके पहले कुछ चिकित्सा है और उसके बाद ही आप मेह में संतर्पण कर सकते हो। तो ये कौन कौन सी दो अवस्थाएं हैं? तो पहले तो रुग्ण कैसे होना चाहिए? स्थूल होना चाहिए और बलवान होना चाहिए, ऐसी एक कैटेगरी हुई। दूसरी कैटेगरी है कृशस्तथैक परिदुर्बलश्च, रुग्ण कृश है और परिदुर्बल है। अभी यहाँ पर कृश और परिदुर्बल और स्थूल और बलवान, तो अगर आप सुश्रुत चिकित्सा स्थान अध्याय 12 यानी कि सुश्रुत ने 3 अध्याय डिवोट किए हुए हैं प्रमेह के लिए, भले ही वो शल्य तंत्रज्ञ है लेकिन फिर भी प्रमेह के लिए 3 अध्याय सुश्रुत में है। आप एक बार ये प्रमेह के साथ साथ वो सुश्रुत के भी 3 अध्याय ज़रूर पढ़िए। उसमें एक तो प्रमेह पीड़िका का है, लेकिन बाकी के जो 2 है वो अध्याय भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सहज और अपथ्य निमित्त जैसे 2 प्रकार कहे हैं। तो सहज जो है ये मातृ पितृ बीज दोषकृत ऐसे बताया है, और अपथ्य निमित्त जो है, जो अभी बता रहे हैं सारे अपथ्य या जो हेतु हो रहे हैं उनकी वजह से निर्माण होने वाले हैं। अभी सहज जो है वो मातृ पितृ बीज दोषात, ये तो हमने देखा, लेकिन वहाँ पर जो रुग्ण है ये कृश, रुक्ष, अल्पाशी यानी कि बहुत कम खाने वाले, पिपासुहु, वृषम, परिसर्पणशीलश्च ऐसे कहा है। यानी एकदम अलग सा वर्णन ये जो सहज है उसके बारे में है। हमें हमेशा ऐसे लगता है कि प्रमेह के रुग्ण अगर है तो वो हमेशा ही स्थूल होने चाहिए, हमेशा ही इस तरीके से होने चाहिए, लेकिन सहज प्रमेह अगर है तो इस तरीके के लक्षण भी हमें दिखाई दे सकते हैं। और अपथ्य निमित्त जो है तो वहाँ पर आहारज या अहिता आहारज जो होते हैं वहाँ पर स्थूल, बहुभाषी यानी कि बहुत वो खाने वाले, क्योंकि स्थौल्य भी है वहाँ पर। प्रमेह के साथ साथ हमें स्थौल्य के बारे में भी सोचना होता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मेदक की दृष्टि है, बेसिकली मांस की दृष्टि है, तो वहाँ पर स्थौल्य की उत्पत्ति होती ही है। तो स्थौल्य के साथ साथ हमेशा प्रमेह होता है, या प्रमेह का एक उपद्रव स्वरूप स्थौल्य है या स्थौल्य का उपद्रव स्वरूप प्रमेह है, या दोनों का एक साथ हमेशा संसर्ग दिखाई देता है। तो वो स्थूल होता है, बहुत ही खाने वाला होता है, स्निग्ध होता है, शय्यासन स्वप्नशील प्रायेण इति। तो इस तरीके से प्रायः जो अपथ्य निमित्त जो प्रमेह है वो प्रायः इस स्वरूप में होता है। तो ये भी बातें हमें जब कृश और परिदुर्बल ये कैटेगरी जब हम देखते हैं तो ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ये सहज है या अपथ्य निमित्तज है। तो यहाँ पर अभी ये 2 कंडीशंस हमने देखी कि स्थूल है, बलवान है, या कृश है और परिदुर्बल है, तो उसकी चिकित्सा अभी कही है। संब्रूहणम तस्य कृशस्य कार्यम, तो कृश जो है उसमें संब्रूहण करने के लिए कहा है। संशोधनम दोष बलाधिकस्य, तो जहाँ पर स्थूल और बलवान है, जहाँ पर दोषों का आधिक्य ज़्यादा है तो वहाँ पर पहले संशोधन करना है। स्निग्धस्य योगः विविधा प्रयोज्या कल्पोपदिष्टा मलशोधनाय, तो मलशोधन के लिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये पूर्व रूप अगर हम देखते हैं तो जो ये मल की अतिवृद्धि हमें दिखाई देती है
तो मल शोधनाय, मल की अतिवृद्धि भी, मल का मतलब यहाँ पर दोषों के साथ भी हमें जुड़ना है और दोषों का भी हमें यहाँ पर शोधन करना आवश्यक है। तो मल शोधनाय, मल का भी शोधन है, दोषों का भी शोधन है। यहाँ पर कहाँ पर दिया है? कल्पोपदिष्टा, कल्पस्थान में जो 12 अध्याय है उसमें जो वमन के योग है, उसमें जो विरेचन के योग है, वो देखने के बाद आपको जो सही लगता है उसका प्रयोग आप कर सकते हो। स्निग्धस्य योगः, स्निग्धस्य इसका मतलब जिसका शरीर स्निग्ध हो चुका है उसमें ये सारा शोधन आपको करना है। इसका मतलब ये है कि नित्य विरेचन की तरफ हमें नहीं जाना है। प्रॉपरली स्नेहपान करके, स्नेहन स्वेदन करके फिर उसका संशोधन हमें करना है, फिर वमन या विरेचन करना है। ये दिखाने के लिए ये कह रहे हैं कि स्निग्धस्य योगा विविधा प्रयोज्या, ये योग जो विविध प्रयोज्य जो आए हुए हैं कल्पस्थान में, जिसका प्रयोजन आपको मल शोधन के लिए स्थूल और बलवान और दोष प्राधान्य होने वाले जितने सारे प्रमेह हैं उस रुग्ण में हम संशोधन कर सकते हैं। ये करने के बाद ऊर्ध्वम तथा अधश्च मले अपनीते, यानी कि ऊर्ध्व और अध मल अपनीत वमन या विरेचन करने के बाद मेहेशु संतर्पणमेव कार्यम, और इसके बाद संतर्पण हमें आवश्यक हो जाता है। एकांतिक अगर हम शोधन करते हैं तो जैसे हमने अभी हेतु देखे उसमें वमन विरेचन का अतियोग, ये उसका प्राधान्य से हेतु आया है जो कि वातज संप्राप्ति में कहा हुआ है। तो इसका मतलब हो सकता है कि आपने अगर वारंवार हमेशा सिर्फ शोधन दिया, विदाउट संतर्पण अगर शोधन देते रहे, तो हो सकता है जो संप्राप्ति साध्य थी वो वैद्यकृत असाध्य हो गई। तो इसीलिए यहाँ पर ऊर्ध्व और अध मल अपनीत यानी कि शोधन करने के बाद फिर वहाँ पर हमें संतर्पणमेव कार्यम, ये एक बहुत आवश्यक बात हो जाती है। अगर यहाँ पर लिखा है गुल्मक्षयो में हनबस्ति शूलम मूत्रग्रहश्चापि अपतर्पणेन प्रमेहिणस्यु परितर्पणानि कार्याणि तस्य प्रसमीक्षवन्निम, तो अर्थात यहाँ पर अगर आपने संतर्पण नहीं दिया तो कौन कौन से व्याधियों की उत्पत्ति हो सकती है? तो गुल्म है, अर्थात अगर वात प्रकोप इतना हो रहा है तो गुल्म की संप्राप्ति जब हमने देखी थी तब भी हमने ये देखा था कि पहला वात का प्रकोप ये उसका प्रधान हेतु है। तो अगर संतर्पण नहीं दिया गया तो उसके उपद्रव स्वरूप में गुल्म, क्षय, मेहन बस्तिशूलम, बस्तिशूल, मूत्रग्रह, ये अपतर्पण की वजह से उत्पन्न होने वाले इतने सारे व्याधियों की उत्पत्ति हो सकती है। तो प्रमेह में शोधन करने के बाद संतर्पण इसका बहुत ही महत्व रहता है। तो इस तरीके से मेहेशु संतर्पणमेव कार्यम, ये इतना ही श्लोक याद नहीं रखना है। तो स्थूल प्रमेही बलवान ही ऐका, यहाँ से लेकर मेहेशु संतर्पणमेव कार्यम, यहाँ तक का श्लोक हमें एज अ चिकित्सा सूत्र याद रखने की आवश्यकता है। तो आज के लिए मैं यहीं पे रुकती हूँ, क्योंकि उसके बाद या एक श्लोक तो हम पढ़ सकते हैं क्योंकि 823 हुए हैं। तो ये नेक्स्ट का जो श्लोक है 18वां, तो ये पहले हम पढ़ते हैं। संशोधनम नार्हति यः प्रमेहि तस्य क्रिय संशमनि प्रयोज्या मंथा कषाया यवचूर्णलेहा प्रमेह शांत्यै लघवश्च भक्षा। तो यहाँ पर ये जो 18वां श्लोक है, यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि भले ही रुग्ण स्थूल है लेकिन बलवान नहीं है। बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है कि स्थूलता तो हमें दिखाई देता है, स्थौल्य, लेकिन बल नहीं दिखाई देता। इस तरीके से एक्चुअली व्याधि तो संशोधनार्ह है लेकिन वो रुग्ण संशोधन के लिए अर्ह नहीं है। ऐसे भी सिचुएशन हो सकती है। ऐसी अगर सिचुएशन है संशोधनम न अर्हति य प्रमेहि, तो हमें क्या करना है वहाँ पर? तस्य क्रिया संशमनि प्रयोज्या। तो वहाँ पर सिर्फ आपको संशमन करना है, शोधन की तरफ नहीं जाना है। मंथा कषाया, आगे इसके बाद बहुत सारे मंथ या कषाय, यवचूर्ण, अवलेह, इनके बारे में बताया है जो कि प्रमेह शांति के लिए उपयोग में लाना है। और लघवश्च भक्षा, जो अभी आहारीय द्रव्यों के बारे में भी बहुत बड़ी लिस्ट यहाँ पर दे रहे हैं, जो कि लघु है उनका भक्षण करना है। तो संशमन के लिए कुछ अलग सी चिकित्सा है। तो पहले संशोधन करना है, उसके बाद संतर्पण करना है। लेकिन अगर संशोधन के लिए रुग्ण अर्ह नहीं है तो डायरेक्टली संशमन की तरफ जाना है। और जितने सारे प्रकार यहाँ पर बताए हैं तो उनका भी
और अगर जैसे मैंने कहा कि सुश्रुत में एक बार फिर से जाकर देखिए तो वहाँ पर जैसे कि कफज प्रमेह है तो 10 अलग अलग कषायों का वर्णन वहाँ पर आया हुआ है। तो इस तरीके से यानी कि ये प्रमेह और ये कषाय इतनी अवस्थानुरूप या व्याधि प्रत्यनिक भी आप कह सकते हो कि स्पेसिफिक अवस्था और स्पेसिफिक द्रव्य, इसका वर्णन आपको सुश्रुत में भी मिलेगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग अध्याय है, वहाँ पर भी जाकर आप ज़रूर देखिए तो वो आपको दिखाई देगा। बहुत ही अच्छा अध्याय है। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं और एक 5 मिनट बचे हैं। तो अगर आप में से किसी को कुछ शेयर करना है या कहना है तो आप ज़रूर कह सकते हो। तो आज के लिए धन्यवाद, मैं यहीं पे रुकती हूँ।